हेलो दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक रहस्यमय उपन्यास मिलेगा, तो चलिए हमारे इस उपन्यास की दुनिया में इससे पहले आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिसे हम और उपन्यास रोज अपलोड कर सकें। आवश्यक क्यूई का संघनन और परिष्करण। मैरो क्लींजिंग पिल के सभी औषधीय गुण पूरी तरह से परिष्कृत रिफाइंड होने तक लगभग दूसरे दिन का दोपहर हो गया था। लू मिंग पूरी रात एक पल भी नहीं सोया था, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। इसके विपरीत वह तरोताजा और शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा था। एक मैरो क्लींजिंग पिल ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। लू मिंग का शरीर एक साधारण युवक की तुलना में अधिक मजबूत था। उसकी नसें, मेरिडियन, भी अब अवरुद्ध नहीं थी और लचीलेपन तथा जीवन शक्ति से भरी थीं। बस उसके शरीर से बाहर निकाली गई अशुद्धियों से गाढ़े, चिपचिपे मैल की परतें जम गई थीं, और यह बहुत असहज था। एक विचार मन में आया और लू मिंग वापस अपने कमरे में आ गया। उसने दरवाजा सावधानी से खोला और बाहर निकला तो देखा कि ली पिंग और क्यू यू जा चुके थे, शायद खाना खरीदने गए थे। लू मिंग आंगन में कुएं की ओर गया, उसके पास खड़ा हुआ और अपने शरीर से मैल धोने के लिए पानी निकाला। साफ कपड़े बदलने के बाद उसने तुरंत शरीर और मन दोनों में सुखद ताजगी महसूस की। जल्द ही ली पिंग और क्यू यू वापस आ गईं। उन्होंने लू मिंग को देखा और आश्चर्य से घूरने लगीं। उस पल लू मिंग मजबूत दिख रहा था, जो उसके सामान्य कमजोर और बीमार दिखने से बहुत दूर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे हैरान थीं। मिंगर, क्या तुम्हारे जख्म बेहतर है? ली पिंग ने लू मिंग का ध्यान से निरीक्षण करते हुए पूछा। हाँ, युवा स्वामी, आप सामान्य से थोड़े अलग दिख रहे हैं, क्यू यू ने मासूमियत से पलके झपकाते हुए टिप्पणी की। माँ, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार घायल होने के बाद, पिछली रात क्यूई संघनन कला का अभ्यास करने के बाद, अचानक थोड़ा आवश्यक क्यूई पैदा कर पाया। इसके परिणामस्वरूप मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लू मिंग हंसा। क्या तुम आवश्यक क्यूई पैदा कर पाए, मिंगर? लू मिंग की बात सुनकर ली पिंग खुशी से झूम उठीं। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। लू मिंग ने ली पिंग को सर्वोच्च मंदिर के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसमें दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें थी, और अगर यह बात बाहर निकल गई तो उन तीनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मज्जाशोधक गोली खाने के बाद उसके शरीर में बदलाव आए थे। यदि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो ली पिंग और क्यू यू निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ महसूस करती, इसलिए उसने इसका एक छोटा सा हिस्सा बता दिया कि वह थोड़ा आवश्यक क्यूई पैदा करने में सफल रहा है। मिंगर, यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ली पिंग की आंखों में उत्साह के आंसू भर आए। भले ही यह सिर्फ आवश्यक क्यूई पैदा करना था और किसी रक्त मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट से प्रतिस्पर्धा करने या यहाँ तक कि किसी साधारण मार्शल आर्टिस्ट के साथ जुड़ने से भी बहुत दूर था, फिर भी वह लू मिंग के लिए बहुत खुश थी। युवा स्वामी, अगली बार आपको ही मेरी मालकिन और मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्यू यू खुशी से मुस्कुराते हुए चहकी। ली पिंग और क्यू यू खाना पकाने लगीं और कुछ ही देर में उनके आसपास स्वादिष्ट महक हवा में फैल गई। वे तीनों खुशी खुशी एक मांस व्यंजन और 2 सब्जी व्यंजनों के एक साधारण भोजन के लिए एक साथ बैठ गए। मिंगर, तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो। अपने शरीर की मरम्मत में मदद के लिए और मांस खाओ, ली पिंग ने कहते हुए जोर जोर से लू मिंग के कटोरे में मांस भर दिया। माँ, क्यू यू, तुम दोनों भी खाओ, लू मिंग ने जवाब दिया। लू मिंग जिस तरह से खा रहा था, उस तरह से प्राप्त पोषक तत्व पर्याप्त से बहुत कम थे। मिंगर, तुमने आवश्यक क्यूई पहले ही पैदा कर ली है, और ये व्यंजन पर्याप्त से बहुत कम है। मेरे पास 8 ड्रैगन टाइगर पिल्स है, इन्हें ले लो, अपनी खेती के लिए इनका उपयोग करो। ली पिंग ने सावधानी से एक बोतल निकाली और उसे लू मिंग को सौंप दिया। हक्का बक्का, लू मिंग को उम्मीद नहीं थी कि ली पिंग के पास 8 ड्रैगन टाइगर पिल्स होंगी। लू मिंग ने संदेह से पूछा, माँ, ड्रैगन टाइगर पिल्स की कीमत 100 चांदी के टिल है, आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? मेरे पास अपने तरीके हैं। बेशक, शुरुआत में मैंने इसे तुम्हारे स्वास्थ्य और शरीर को बेहतर बनाने के लिए खरीदा था। अब जब तुम आवश्यक क्यूई पैदा करने में सक्षम हो, तो यह बिल्कुल सही समय पर काम आया है। ली पिंग मुस्कुराई। युवा स्वामी, मेरी मालकिन ने इन 8 ड्रैगन टाइगर पिल्स के लिए अपने ड्रैगन और फीनिक्स चूड़ियां बेच दी, क्यू यू ने जोड़ा, जैसे कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्यू यू, ली पिंग ने डांटा, जैसे कि क्यू यू को बहुत अधिक बताने के लिए फटकार लगा रही हों। उन्होंने आगे कहा, मिंगर,
इसके बारे में चिंता मत करो, अपनी खेती के साथ आगे बढ़ो। जब तक तुम आवश्यक क्यूई पैदा कर सकते हो और मजबूत और स्वस्थ हो सकते हो, तब तक ड्रैगन और फीनिक्स चूड़ियों की एक जोड़ी इसके मुकाबले क्या है? माँ, लू मिंग के गले में एक गांठ सी आ गई क्योंकि उसने ड्रैगन टाइगर पिल्स की बोतल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। ड्रैगन और फीनिक्स चूड़ियां इतने साल पहले लू यूंटियन द्वारा ली पिंग को प्रेम के प्रतीक के रूप में दी गई थीं। लू मिंग जानता था कि उन चूड़ियों का ली पिंग के लिए कितना महत्व था और उसने अपनी सेहत के लिए उन्हें बेच दिया था। माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं एक शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और मैं अपनी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। लू मिंग ने अपने मन में चुपचाप संकल्प लिया, उसकी निगाहें दृढ़ और अडिग थीं। खाने के बाद लू मिंग अपने हाथ में ड्रैगन टाइगर पिल्स को पकड़े हुए अपने कमरे में वापस गया और सर्वोच्च मंदिर की ओर बढ़ा। सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश करने पर लू मिंग की नज़र 99 सीढ़ियों के पार दूसरे चबूतरे पर पड़ी और वहां एक गहरे कांसे का बक्सा रखा था, जो पहले चबूतरे पर देखे गए बक्से जैसा ही था। अगर पहले काले स्टील के बक्से में सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक का पहला चरण, ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी, ड्रैगन सर्प कदम और मज्जाशोधक गोली थे, तो दूसरे बक्से में क्या हो सकता था? अत्यधिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर लू मिंग सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह 99वीं सीढ़ी से दूसरे चबूतरे पर चढ़ने वाला था, उसने महसूस किया कि वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों की हो। एक अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। क्या यह मेरी खेती के एक निश्चित स्तर की कमी के कारण हो सकता है? लू मिंग निराश होकर पीछे हट गया। वह कमल मुद्रा में बैठ गया, एक ड्रैगन टाइगर पिल निकाली, उसे अपने मुंह में डाला और खेती शुरू कर दी। जैसे ही उसने ड्रैगन टाइगर पिल निगली, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ एक जलन महसूस हुई जो तेजी से एक भंवर बन गई, जिसने ड्रैगन टाइगर पिल के औषधीय गुणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। फिर उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से शुद्ध ऊर्जा की लहरों के बाद लहरों को आते हुए महसूस किया। इतना तेज! लू मिंग पहले तो हैरान था, लेकिन जल्द ही उसके बाद उत्साह आ गया। साधारण लोगों को एक ड्रैगन टाइगर पिल के औषधीय गुणों को पूरी तरह से परिष्कृत करने में आमतौर पर 1 या 2 दिन लगते थे, लेकिन उसने लगभग तुरंत ही इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया। यह सब उस बढ़ते हुए रक्त मेरिडियन की वजह से हुआ। क्या अभूतपूर्व दृश्य था! इस बढ़ते हुए रक्त मेरिडियन में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की दूसरे स्तर के रक्त मेरिडियन जैसी दर थी, बल्कि यह गोलियों को भी खतरनाक तेजी से परिष्कृत कर सकता था। ठीक है, चलो नसों, मेरिडियन को खोलना शुरू करते हैं। तुरंत लू मिंग ने अपने मन की स्थिति को शांत किया और 3 मानव नसों में से पहली को खोलने की दिशा में सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक को संचालित करना शुरू कर दिया। लू मिंग द्वारा नियंत्रित ऊर्जा के ज्वार पहली नस पर प्रहार करने लगे। बूम बूम, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर से बहरे कर देने वाली गर्जनाएं निकल रही थीं और एक-एक करके एक्यूपंक्चर बिंदु खुलते गए। जब उसे और ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, तो लू मिंग एक और ड्रैगन टाइगर पिल निगल लेता था। बस इसी तरह शाम होते होते वह 8 ड्रैगन टाइगर पिल्स को पूरी तरह से परिष्कृत करने में कामयाब रहा और इससे उसने तीनों मानव नसों को खोल दिया। नसों को खोलना विभिन्न भागों में विभाजित था, शुरुआती, मध्य और शीर्ष। पहले 3 मानव नसों को खोलना शुरुआती नौसिखिया क्षेत्र रूप में जाना जाता था, अगली 3 भूमि नसें मध्य नौसिखिया क्षेत्र थीं। खुली हुई नसों की अवस्था को मार्शल आर्टिस्टों की नींव के रूप में जाना। निस्संदेह कठिनाई का स्तर हर किसी के लिए अलग था। एक सामान्य रक्त मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट को सभी 9 नसों मेरिडियन को निश्चित रूप से खोलने में 1 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता था। हालांकि साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए यह वैसा नहीं था। कुछ ने सभी 9 नसों को खोलने में एक जीवन काल लगा दिया, कुछ शायद यह जानते हुए मर गए कि वे इसे कभी हासिल नहीं कर सकते। लू मिंग जैसे लोग, जिन्होंने एक ही दोपहर में 3 नसें खोल दी, बहुत कम थे। अगर यह खबर बाहर निकलती, तो निश्चित रूप से लोगों के होश उड़ जाते। यह सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक और अभूतपूर्व विशेषताओं वाला बढ़ता हुआ रक्त मेरिडियन कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक एक दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक जो बढ़ते हुए रक्त मेरिडियन के साथ जुड़ी हुई थी और जो गोलियों को तुरंत परिष्कृत कर सकती थी, इस तरह के चमत्कार में योगदान दे रही थी। लू मिंग ने महसूस किया कि सत्य युद्ध ड्रैगन क्यूई तीनों नसों में दौड़ रही थी और वह खुशी तथा उत्साह से भर गया। रात के खाने के बाद
लू मिंग तुरंत फिर से सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश कर गया और अपनी खेती शुरू कर दी। वह वर्तमान में ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी का अभ्यास कर रहा था। एक मार्शल आर्ट तकनीक, आवश्यक क्यूई के व्यक्ति की मांसपेशियों और हड्डियों में तथा उनके माध्यम से बहने के संयोजन से प्राप्त एक हमलावर तकनीक थी। विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों में आवश्यक क्यूई को व्यक्ति की मांसपेशियों और हड्डियों में तथा उनके माध्यम से अलग अलग प्रवाह की आवश्यकता होती थी, इसीलिए विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों के अलग अलग प्रभाव होते थे, बनने के अलग तरीके होते थे और वे नाटकीय रूप से अलग शक्ति का उपयोग करती थीं। इन सबके लिए आवश्यक क्यूई के उपयोग और व्यक्ति के शरीर पर एक तीव्र स्तर के नियंत्रण की आवश्यकता होती थी जिसे कम समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता था। वर्षों और वर्षों के अभ्यास और ऐसी तकनीकों को निखारने के बिना किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीक को सिद्ध करना लगभग असंभव था। जैसे जैसे मार्शल आर्ट तकनीक और उसमें निहित शक्तियों का स्तर बढ़ता गया, यह व्यक्ति के शरीर और उसमें मौजूद आवश्यक क्यूई के उच्च नियंत्रण की मांग करता था। लू मिंग ने खुद को मुद्रा में स्थापित किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर के महल से जा पा रहा था और इसने उसके मन को बहुत साफ कर दिया। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के लिए कुछ अंतर्दृष्टि लगातार उसके मन में कौंध रही थीं। उसने आवश्यक क्यूई को अपने पैरों की ओर प्रवाहित करने की इच्छा व्यक्त की और इसे अपने पैरों की मांसपेशियों और हड्डियों को नियंत्रित करने दिया। हाँ, लू मिंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया और आगे बढ़ा। उसके पैरों से उसकी निचली पीठ और रीढ़ की हड्डी में शक्ति का संचार हुआ। रीढ़ की हड्डी के एक घुमाव के साथ, एक विशाल ड्रैगन की तरह, शक्ति का एक बड़ा उछाल उसकी कमर से उसके हाथों की ओर तेजी से बढ़ा। धमाका! लू मिंग ने एक मुक्का मारा और जो ऊर्जा विस्फोटित हुई, उसकी गड़गड़ाहट से आसपास की हवा कांप उठी। मार्ग की पहली झलक। लू मिंग की आंखों के सामने उत्साह कौंध गया। मार्शल आर्ट तकनीकों की खेती उसकी समझ और अभ्यास के स्तर के आधार पर 6 चरणों में विभाजित थी। मार्ग की पहली झलक साधारण उपलब्धि, उत्कृष्ट निपुणता, तकनीक में महारत, उत्तम दिव्यमान उपयोग और मार्शल आर्ट के साथ एकरूपता। 6 अलग अलग चरण जिन्हें एक बार में एक कदम उठाना आवश्यक था और इसे महज एक झटके में पूरा करना लगभग असंभव था। मार्शल आर्ट तकनीक का ग्रेड जितना ऊंचा होता था, अगले चरण पर जाना उतना ही कठिन होता था। लू मिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी की खेती पहली बार में ही पहले चरण, मार्ग की पहली झलक, को हासिल कर लेगा। यह एक निम्न पीला स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी और एक साधारण व्यक्ति के लिए इसकी मूल अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने में कम से कम कुछ महीने लगते। महल से आने वाला जाप मेरी मार्शल आर्ट तकनीक की खेती में एक बहुत बड़ी सहायता थी। लू मिंग ने उन सभी सीढ़ियों से परे स्थित महल को देखते हुए सोचा। उसने अनुमान लगाया कि उसकी खेती में तेज गति का सबसे महत्वपूर्ण कारक जाप और उसकी समझ की शक्ति थी, जिसे वह कमजोर नहीं मानता था। अब जब इतने अद्भुत परिणाम मिल रहे थे, तो लू मिंग स्वाभाविक रूप से अपनी खेती में और अधिक मेहनत करने लगा। ड्रैगन टाइगर पिल के बिना उसकी नसों, मेरिडियन, को खोलने की प्रक्रिया नाटकीय रूप से धीमी हो गई। लू मिंग अभी भी चौथी नस को खोलने में सक्षम था और मध्य नौसिखिया क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वह ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी तकनीक की समझ और खेती के दूसरे चरण, साधारण उपलब्धि को भी अनलॉक करने में सक्षम था। हालांकि रक्त मेरिडियन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। यह अभी भी लगभग स्थिर विकास चरण में था। लू मिंग सर्वोच्च मंदिर से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए अपने सामने के दरवाजे से बाहर आया। तभी उसने क्यू यू को लाल आंखों के साथ बाहर से वापस आते हुए देखा। क्यू यू लगभग रोते हुए विनती करने लगी, युवा स्वामी, क्या आप मेरी मालकिन को वापस आने के लिए कह सकते हैं? वह ली परिवार में कुछ घंटों से घुटने टेक कर बैठी हुई है। क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। लू मिंग और क्यू यू दरवाजे से बाहर भागे। रास्ते में क्यू यू ने लू मिंग को बताया कि क्या हुआ था। जब से ली पिंग को पता चला था कि लू मिंग आवश्यक क्यूई पैदा कर सकता है, वह बहुत खुश हुई थी। खेती करने और मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसके तरीकों और खेती तकनीकों की आवश्यकता थी, इसलिए ली पिंग ने लू मिंग के लिए लू परिवार पुस्तकालय से कुछ प्रकार की मार्शल आर्ट खेती तकनीकों को उधार लेने के बारे में सोचा। लेकिन लू परिवार पुस्तकालय का संरक्षक प्रथम शाखा एल्डर का आदमी था और उसने केवल लू मिंग कचरा है कहकर ली पिंग को ठुकरा दिया। कोई रास्ता न देखकर ली पिंग लूचुआन और प्रथम शाखा एल्डर से मिलने गई और उनसे विनती करने के लिए घुटने टेक दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ली पिंग को अयोग्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक भी नहीं दी।
हताश होकर ली पिंग ली परिवार वापस चली गई, इस उम्मीद में कि उन्हें उनसे कोई मार्शल आर्ट तकनीक मिल जाए। ली परिवार आगदार हवा शहर में एक छोटा सा कबीला ली पिंग का मायका था, जो ली पिंग के सबड़े भाई लू मिंग के मामा के नेतृत्व में था। लू मिंग के मामा ने लू मिंग के लू परिवार का वंशज होने का बहाना बनाकर ली पिंग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, इसलिए ली परिवार के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी मार्शल आर्ट तकनीक देना उचित नहीं था। ली पिंग को आगे क्या करना है यह समझ नहीं आया, और वह केवल एक मार्शल आर्ट तकनीक पाने की उम्मीद में ली परिवार के घर के मुख्य हॉल में घुटने टेककर विनती करने लगी। धिक्कार है। लू मिंग गुस्से की लपटों से घिर गया और उस दिल में एक दहाड़ उठी। जानवरों का पर्वत आगदार हवा शहर में लू परिवारों के बीच एक विशालकाय होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता था। कोई अन्य परिवार उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। ली परिवार मूल रूप से एक छोटा अनजान परिवार था। जल्द ही जैसे ही ली पिंग की शादी उस समय के लू परिवार के स्वामी लू युनटियन से हुई, ली परिवार ने लू परिवार के प्रभाव का फायदा उठाकर शीर्ष पर जगह बनाई और उनकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। लू मिंग को याद था कि उस समय ली परिवार ने ली पिंग और उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया था, लेकिन लू युनटियन से जुड़ी घटना के बाद माँ और बेटे के प्रति ली परिवार का रवैया बदल गया, खासकर लू मिंग के दादाजी के निधन के बाद। उसका मामा अब परिवार का स्वामी था, जिसने दोनों को और भी दूर कर दिया, इस हद तक कि उन्होंने उनसे आंखें फेर लीं। मनुष्य के स्वभाव की चंचलता और दुनिया की वास्तविकता ऐसी ही थी। ली परिवार के मुख्य आंगन में ली पिंग जमीन पर घुटने टेककर बैठी थी, उसका शरीर बहुत हल्का सा कांप रहा था। ली परिवार के कई जूनियर इशारे कर रहे थे, जो चारों ओर से उसे घेरे हुए थे। आंगन के ऊपर एक मोटे पेट वाला अधेड़ उम्र का आदमी ली पिंग को ठंडी आंखों से घूरते हुए बोला, छोटी बहन, तुम कब तक घुटने टेकने की योजना बना रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह ली पिंग का भाई ली फू था। ली पिंग ने अपनी आंखों में आंसू लिए विनती की, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, भाई। मिंगर के लिए आवश्यक क्यूई पैदा करना आसान नहीं था। वह आपका खून का रिश्तेदार भतीजा है, कृपया उसे कुछ मार्शल आर्ट मैनुअल दे दें। ली फू मंद बुदबुदाया, छोटी बहन, मुझे कुछ ऐसा कहने दो जो शायद तुम्हें पसंद न आए। लू मिंग जन्म से ही एक कमजोर और दुर्बल शरीर वाला रहा है। वह रक्त मेरिडियन को जागृत करने में भी असमर्थ है। भले ही वह आवश्यक क्यूई की एक लड़ी पैदा करने के लिए भाग्यशाली हो, इसका क्या उपयोग है? वह भविष्य में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा, वह क्यों न एक सामान्य व्यक्ति के रूप में शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। इसके अलावा मुझे तुम्हें यह बताने दो कि लू परिवार के प्रथम शाखा एल्डर ने पहले ही मुझसे बात कर ली है और मुझे अपनी जगह बता दी है। छोटी बहन, यह मेरे लिए भी कठिन है। तुम्हारी मदद करने का मतलब है कि मैं प्रथम शाखा एल्डर को नाराज कर दूंगा। ली पिंग ने विनती करना जारी रखा, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, भाई। मैं यह आशा नहीं करती कि मिंगर कोई महान उपलब्धि हासिल करे। मैं संतुष्ट रहूंगी जब तक वह एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है और उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ हो सकता है। भाई, मैं कसम खाती हूँ कि यह आपसे मेरी आखिरी विनती है। मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी मुश्किल में नहीं डालूंगी। ली फू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए विचार किया। उसने एक किताब निकाली और ली पिंग के सामने फेंक दी। उसने कहा, इतने सालों तक भाई बहन के हमारे रिश्ते की खातिर यह 3 तलवारों का वार ले लो। हालांकि यह अयोग्य स्तर का है, यह लू मिंग के लिए काफी है। दोबारा कभी मुझे परेशान करने मत आना, माँ। उसी क्षण लू मिंग और क्यू यू घटनास्थल पर पहुंचे। लू मिंग ने ली पिंग को जमीन से उठाया। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कांप रहा था, स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि वह इतनी देर से घुटने टेककर बैठी थी। ली पिंग ने ली फू को देखते हुए लू मिंग से कहा, मिंगर, क्या तुम अपने मामा को धन्यवाद नहीं कहोगे? उनका धन्यवाद? लू मिंग गुस्से से भर गया। हमें उनकी खैरात, हैंडआउट्स की जरूरत नहीं है। माँ, चलो वापस चलते हैं। लू मिंग ने मार्शल आर्ट मैनुअल की ओर देखा तक नहीं। उसने अपनी माँ को सहारा दिया और ली परिवार निवास, ली फैमिली रेजिडेंस से चला गया। कितना कृतघ्न, अनग्रेटफुल है। वह केवल थोड़ी सी आवश्यक क्यूई पैदा करने के लिए भाग्यशाली हुआ और खुद को प्रतिभाशाली समझने लगा। वह बस कचरा है।
ली परिवार के जूनियर उपहास करना बंद नहीं कर रहे थे। लू मिंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह शक्तिहीन था, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अगर वह बहुत ज्यादा बोलता तो इसके बजाय वह उनका तिरस्कार अर्जित करता। हालांकि लू मिंग ने कसम खाई कि वह एक दिन तथ्यों से सबका मुंह बंद कर देगा। ली परिवार निवास छोड़ने के बाद ली पिंग ने आह भरी, मिंगर, तुम बहुत आवेगी हो। वह एक मार्शल आर्ट मैनुअल था। जब तक तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने में सक्षम हो जाते, मेरे लिए किसी भी हद तक दुख सहना कीमती होता। लू मिंग एक तलवार की तरह सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ कहा, माँ, ली परिवार से खैरात के बिना भी मैं फिर भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनने में सक्षम होऊंगा, और वह भी एक शक्तिशाली। अपने निवास पर लौटने के बाद लू मिंग सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश कर गया और खेती में और भी अधिक प्रयास करने लगा। उसने पहले ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी की खेती पूरी की, फिर ड्रैगन सर्प कदम की खेती जारी रखी। ड्रैगन सर्प कदम एक रहस्यमय शरीर कला थी। इसकी खेती के बाद उसकी हरकतें ड्रैगन और सांपों की तरह फुर्तीली और बिजली की तरह तेज थीं। महल से आने वाले जाप की मदद से लू मिंग आश्चर्यजनक गति से प्रगति कर रहा था। 2 बार इसकी खेती करने के बाद ही वह इसकी शक्ति का स्वाद ले सकता था। वूश वूश। लू मिंग की मुड़ने वाली हरकतें ड्रैगन और सांपों जैसी थीं। अपनी कमर के एक घुमाव और एक ही कदम से उसने 3 मीटर से अधिक की यात्रा कर ली थी। 3 मीटर की दूरी 1 फुट के बराबर थी। ड्रैगन सर्प कदम के पहले चरण तक पहुंचने पर मैं इसकी शक्ति का स्वाद ले सकता हूँ। मैं एक ही कदम में 1 फुट की यात्रा कर सकता हूँ। दूसरे चरण पर मैं एक कदम में 2 फुट तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, और उसके बाद हर नए चरण पर मैं यात्रा की गई दूरी में 1 और फुट जोड़ पाऊंगा। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, मुझे जारी रखना होगा। फिर लू मिंग के तपस्वी प्रशिक्षण के तहत 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में लू मिंग ने लगातार 2 नसें खोल दीं, जिससे वह मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। उसका सबसे बड़ा अधिग्रहण मार्शल कौशल था। उसने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी और ड्रैगन सर्प कदम को पूरी तरह से समझ लिया था और उन दोनों को तीसरे चरण तक खेती की थी। आवश्यक क्यूई की खेती अभी भी बहुत धीमी है। इस दर पर 3 दिव्य नसों को खोलने में काफी समय लग जाएगा। लू मिंग सोचने लगा, अगर वह तेजी से अपनी नसों को खोलना चाहता था और क्यूई चक्रवात को संघनित करके योद्धा क्षेत्र में कदम रखना चाहता था, तो उसे बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर पिल्स की आवश्यकता होगी। हालांकि एक अकेली ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 100 टिल चांदी होगी, और कोई कह सकता है कि लू मिंग के नाम पर कुछ नहीं था। अब मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर हूँ। मैंने खेती के माध्यम से 2 मार्शल कौशल को भी पूरी तरह से समझ लिया है। मैंने खुद की रक्षा के कुछ साधन हासिल कर लिए हैं। इसलिए मेरे लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए जानवरों के पर्वत पर जाने का समय आ गया है। जानवरों का पर्वत आगदार हवा शहर से 25 किलोमीटर दूर एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी। इसकी सीमा 50 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई थी, जिसमें प्राचीन पेड़ आसमान जितने ऊंचे उग रहे थे। पर्वत श्रृंखला में कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उग रही थीं, जो आगदार हवा शहर के बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्टों को जड़ी बूटियों की तलाश में पर्वत में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करती थीं। बेशक अवसर के साथ जोखिम भी आए। पर्वत में कई जानवर थे, यहाँ तक कि राक्षसी जानवर भी थे जो सामान्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। हर साल कई मार्शल आर्टिस्ट इन राक्षसी जानवरों के जबड़ों में मर जाते थे। लू मिंग जानवरों के पर्वत की गहराई का पता लगाने के बारे में नहीं सोच रहा था। वह केवल पर्वत के बाहरी इलाके में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, जबकि साथ ही साथ अपने मार्शल कौशल को भी निखार रहा था। उसने एक बहाना बनाया और ली पिंग को विदा कहा और जानवरों के पर्वत की ओर चल पड़ा। 2 घंटे बाद लू मिंग जानवरों के पर्वत की तलहटी पर पहुंचा। जानवरों का पर्वत अपने आप में एक विशाल जानवर जैसा था। यह इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक शक्तिशाली दमनकारी बल डालता था। लू मिंग बिना किसी हिचकिचाहट के जानवरों के पर्वत में घुस गया। दहाड़। यह क्षेत्र में केवल कुछ किलोमीटर अंदर ही था जब एक जानवर लू मिंग की ओर झपटा। यह एक सफेद माथे वाला बाघ था। यह 1 मीटर ऊंचा और 3 मीटर से अधिक लंबा था। उसके आने से पहले ही एक भयंकर आभा पहले ही लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ रही थी। लू मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक गहरी सांस ली।
एक तरफ झूलते हुए वह एक कोने में चमका। फिर उसने आवश्यक क्यूई को अपने पैरों से लेकर अपनी रीढ़ की हड्डी तक प्रवाहित किया और अपने पूरे शरीर की ताकत के साथ एक मुक्का मारा। ज्वाला ड्रैगन मुक्का बम। मुक्का बाघ की गर्दन पर मजबूती से लगा। उसकी शक्ति विस्फोटक थी। बाघ को एक तरफ फेंक दिया गया। दहाड़। बाघ दर्द में था, जिसने उसे और भी अधिक भयंकर बना दिया। उसने दहाड़ लगाई और फिर से लू मिंग की ओर झपटा। लू मिंग ने ड्रैगन सर्प कदम का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को मोड़कर बाघ के हमले से बच गया। उसने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के साथ आगे बढ़ते हुए बाघ की कमर पर मुक्का मारा, जिससे वह एक बार फिर दूर फेंक दिया गया। लू मिंग दिव्य स्तर की तकनीक, सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक की खेती कर रहा था। उसके द्वारा खेती की गई आवश्यक क्यूई उसकी नसों में एक वास्तविक ड्रैगन की तरह तैर रही थी, जिसमें एक अत्यधिक विस्फोटक बल था। हालांकि लू मिंग का खेती का स्तर केवल मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन उसका विस्फोटक बल ऐसा नहीं था जिसकी कोई उसी स्तर का व्यक्ति बराबरी कर सके। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के साथ लू मिंग के मुक्कों में कम से कम किलोग्राम की शक्ति थी। बाघ लू मिंग से लगातार 2 वार सहने के बाद पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसी क्षण उसने दहाड़ लगाई और मुड़ने तथा भागने का प्रयास किया। लू मिंग ने ढील नहीं दी और कसकर पीछा किया। कुछ मिनट बाद बाघ पर्वत में एक छेद में भाग गया। लू मिंग एक पल के लिए झिझका और पीछा करते हुए अंदर चला गया। गुफा में प्रवेश करने पर उसने पाया कि बाघ फर्श पर पड़ा हुआ था। वह पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके जबड़ों से लगातार खून बह रहा था। वह एक चांदी की घंटी वाला फूल है, एक निम्न प्रथम स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी। अचानक लू मिंग की आंखें चमक उठीं। गुफा में चट्टानों की दरारों के बीच उसने एक आध्यात्मिक घास का तना देखा। इसमें 9 पत्तियां थीं और प्रत्येक पत्ती घंटी के आकार की थी। आध्यात्मिक घास को 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक स्तर के लिए निम्न, औसत और उत्कृष्ट थे। एक निम्न प्रथम स्तर के चांदी के घंटी वाले फूल के अंदर भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। इसकी कीमत 300 टिल चांदी थी, जो 3 ड्रैगन टाइगर पिल्स के बराबर थी। लू मिंग को उम्मीद नहीं थी कि वह इतने कम समय के लिए जानवरों के पर्वत में प्रवेश करने के बाद ऐसा पुरस्कार प्राप्त कर पाएगा। यह यात्रा निश्चित रूप से इसके लायक थी। उसने अपने अगले मुक्के से बाघ को मार डाला और एक थैला निकाला जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। चांदी के घंटी वाले फूल काटने के बाद उसने उन्हें थैले में रख लिया। भाई फेंग, क्या तुम वास्तव में कोई साइड रूट जानते हो जो साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाता है? उसी क्षण गुफा के बाहर से एक आवाज आई। निर्णायक वध। लू मिंग तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी सांस रोकी और ध्यान से सुना। हाँ, बिल्कुल। मैंने साइमोफिस समुद्री डाकुओं के सरदार की एक रखैल को मनाने में बहुत भारी प्रयास खर्च किया। फिर मुझे उस छिछोरी के जरिए इस साइड रूट का पता चला। अगर मेरे तुम्हारे साथ इतने अच्छे संबंध नहीं होते, तो मैं तुम्हें यहाँ लाता भी नहीं। एक और आवाज आई। लू मिंग बता सकता था कि वे 2 युवा पुरुष थे। मुझे पता था। भाई फेंग इतना सुंदर और शिष्ट है। इस दुनिया की कौन सी महिला तुम्हारे आकर्षण का विरोध कर सकती है? पहली आवाज से चापलूसी भरे शब्दों की एक श्रृंखला आई। भाई फेंग संतुष्ट लग रहा था। हाँ, यहाँ एक गुफा है। चलो अंदर जाकर थोड़ा आराम करते हैं। हम सरदार के साइमोफिस समुद्री डाकुओं से लड़ने का इंतजार करेंगे और उनके अड्डे में घुसने का अवसर लेंगे। उनके सरदार का खजाना हमारे लिए काटने को पका होगा, उसने कहा। इतना कहकर 17 और 18 साल के आसपास के 2 युवक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में कदम रखते ही उन्होंने लू मिंग को देखा। लू मिंग, क्या वह तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेहरे पर तिल वाले युवकों में से एक चिल्लाया। ली परिवार के लोग। लू मिंग भी दंग रह गया। उसने ली पिंग के पुराने घर से इन दोनों युवकों को पहचान लिया। वे ली परिवार के जूनियर थे। उनमें से एक ली फेंग था, जिसके चेहरे पर आकर्षक विशेषताएं थीं। काले तिल वाला ली फी कहलाता था। लू मिंग, हमारी बातचीत अभी तुमने सुनी? लू मिंग को घूरते हुए ली फेंग का चेहरा उदास हो गया। मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, लू मिंग ने कहा। लू मिंग, चूंकि तुमने इसे सुना है, तो तुम केवल खुद को बदकिस्मत होने के लिए दोषी ठहरा सकते हो।
ली फेंग की आंखों में हत्या का इरादा कौंध गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? लू मिंग का चेहरा उदास हो गया। लू मिंग, अपने अगले जीवन में स्मार्ट होना याद रखना। तुम जैसे कचरे को इधर उधर नहीं भागना चाहिए, नहीं तो मौत के मुहाने पर खुद को पाना आसान होगा। ली फेंग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, उसके लहजे में उसका तिरस्कार स्पष्ट रूप से मौजूद था। भाई फेंग, आपको हिलने की जरूरत नहीं है। मैं उसे मार डालूंगा। ली फी एक कदम आगे बढ़ा, जाहिर तौर पर लू मिंग को तुच्छ समझ रहा था। हालांकि उन दोनों ने गुफा में बाघ का शव देखा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह लू मिंग था जिसने उसे मारा, बल्कि अन्य जानवरों, या यहाँ तक कि एक राक्षसी जानवर ने मारा होगा। क्या वे नहीं जानते थे कि लू मिंग किस स्तर पर था? ली फेंग ने सिर हिलाया। इसे जल्दी करो। इस कचरे से निपटो, और हम जल्दी से आराम करेंगे। भाई फेंग, निश्चिंत रहें, यह एक पल में खत्म हो जाएगा। लीफी क्रूरता से मुस्कुराया क्योंकि उसके हाथ ने एक पंजे का रूप ले लिया जो लू मिंग के गले पर निशाना साध रहा था। लीफी मध्य नौसिखिया क्षेत्र में था और उसने 5 नसें खोल दी थीं। उसके पंजे में कम से कम 250 किलोग्राम की शक्ति थी। अगर वह निशान पर लगता, तो भले ही वह मरता नहीं, लू मिंग को गंभीर चोटें आतीं। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। लू मिंग बड़बड़ाया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा कौंध गया। उसका शरीर हिला और एक मुक्का बाहर आया। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी। उसने मुक्का मारने के अवसर का इंतजार किया, और वह सीधे लीफी की छाती पर पड़ा। बाम! लीफी एक कपड़े के बोरे की तरह ऊपर उड़ गया। वह गुफा की दीवारों से जोर से टकराया, उसके मुंह से खून बह निकला इससे पहले कि उसकी सांस रुक गई। लीफी लू मिंग द्वारा एक ही वार में मारा गया। तुमने लीफी को मार डाला? यह कैसे संभव है? किनारों से ली फेंग की आंखें फटी रह गईं। उसने अविश्वसनीयता से चिल्लाया, क्या तुम्हें कचरा नहीं होना चाहिए? लेकिन तुमने लीफी को मार डाला। कचरा? ही, तो कृपया इस कचरे को तुम्हें तुम्हारी मौत के घाट उतारने दो। लू मिंग ने व्यंग्य किया। मुझे मेरी मौत के घाट उतारो? हास्यास्पद, मैंने पहले ही 8 नसें खोल दी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लीफी हूं? मरने का समय आ गया है। ली फेंग जल्दी से शांत हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और लू मिंग पर घुमा दी। हालांकि ली फेंग बस एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट था। उसके मार्शल कौशल घटिया थे, और उसकी उपलब्धि का स्तर और भी बुरा था। वह लू मिंग का मुकाबला कैसे कर सकता था? ड्रैगन सर्प कदम का उपयोग करते हुए ली फेंग की तलवार को एक ही कदम से चकमा दिया गया। एक मुक्का बाहर आया और ली फेंग के पेट पर पड़ा। ली फेंग दर्द में चिल्लाया जैसे ही उसे जमीन से ऊपर उठा लिया गया। वह फर्श पर गिर गया क्योंकि उसके मुंह से खून बह निकला। हालांकि ली फेंग की खेती उच्च थी। मरने के बजाय उसे केवल गंभीर चोटें आईं। तुम इतने खराब हो, फिर भी मुझे कचरा कह रहे हो? लू मिंग ली फेंग की ओर चला, उसका भयानक हत्या का इरादा उससे निकल रहा था। नहीं, मुझे मत मारो! ली फेंग डर के मारे चिल्लाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि लू मिंग इतना मजबूत हो गया है। साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाला साइड रूट कहाँ है? बताओ, लू मिंग ने पूछा। लू मिंग वास्तव में ली फेंग को एक ही वार में मारने में सक्षम था। साइमोफिस समुद्री डाकुओं का अड्डा ही वह कारण था कि उसने ऐसा नहीं किया था। साइमोफिस समुद्री डाकू जानवरों के पर्वत के आसपास सक्रिय लुटेरों का एक गिरोह थे। उन्होंने लूटा और मारा, सभी प्रकार के जघन्य कृत्यों को अंजाम दिया। पर्वत वन में जटिल भूभाग के परिणामस्वरूप उन्हें कभी मिटाया नहीं गया। इन वर्षों में साइमोफिस समुद्री डाकुओं ने अनगिनत तलवारें और खजाने लूटे थे। अगर लू मिंग उन्हें हासिल कर सकता था, तो उसके पास ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने के लिए पैसे होंगे। ली फेंग ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाला साइड रूट कहाँ है, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। उसी समय वह अपने मन में जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक बार जब यह सब खत्म हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से लू मिंग से बदला लेगा। न केवल उससे, बल्कि उसकी मां को भी, उसे भी भुगतना पड़ेगा। तुम अभी शर्तें रखने की स्थिति में नहीं हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया, मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। लू मिंग की आंखें बर्फ की तरह थीं,
हत्या के इरादे से भरी हुई थी क्योंकि वह ली फेंग को घूर रहा था। ली फेंग का दिल ठंडा पड़ गया। ठीक है, मैं बोलूंगा। उसी क्षण ली फेंग ने साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाले साइड रूट का खुलासा किया। ली फेंग ने अपनी बात खत्म करने के बाद पूछा, मैं अब जा सकता हूं? ना। जाओ, तुम्हें जाने दूं ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, लू मिंग ने व्यंग्य किया। यह कहने के बाद उसने ली फेंग की छाती पर मुक्का मारा और उसे मार डाला। इन हाल के वर्षों के उतार चढ़ाव के दौरान लू मिंग ने दुनिया को समझना सीख लिया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवर कमजोर पर हमला करते हैं। कभी कभी भले ही आप किसी की जान बख्श दें, वे फिर भी आपकी जान ले लेंगे। जैसे कि लू मिंग अपने दुश्मनों का सामना करते समय नरम दिल नहीं हो सकता था। जिस क्षण उसने ऐसा किया, वह व्यक्ति जो मरेगा वह होगा। उसके बाद लू मिंग ने ली फेंग और ली फी के शवों की तलाशी शुरू कर दी। ये दोनों लोग वास्तव में गरीब थे। उनके कुल पैसे 50 टिल तक भी नहीं थे। लेकिन ली फेंग के शरीर पर एक मार्शल आर्ट मैनुअल मिला। एकल प्रहार बिजली तलवार, एक अयोग्य स्तर की तलवार तकनीक थी। हालांकि इसका ग्रेड ऊंचा नहीं था, यह लू मिंग के लिए उपयुक्त था। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के अलावा लू मिंग के पास हमले का कोई अन्य तरीका नहीं था। यह बस ऐसा हुआ कि वह एक तलवार कला सीख सकता था। लू मिंग ने मार्शल आर्ट मैनुअल, पैसे और चांदी के घंटी वाले फूल को सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। फिर वह गुफा से बाहर निकला और साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक ली फेंग के निर्देशों का पालन किया। साइमोफिस समुद्री डाकुओं का अड्डा 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर था। चोटी 3 तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरी हुई थी, यहाँ तक कि राक्षस बंदरों को भी पार करने में मुश्किल होगी। केवल एक दिशा में एक संकीर्ण मार्ग था जो पहाड़ पर चढ़ता था। लू मिंग को चोटी के करीब पहुंचने में 2 घंटे लग गए। वहां के रास्ते में कुछ बार ऐसा हुआ जब वह राक्षसी जानवरों का सामना करने के करीब था। यह एक जोखिम भरी यात्रा थी। राक्षसी जानवर मजबूत और निर्दयी थे। उन्हें 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्तर को 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। जहां तक मार्शल आर्टिस्टों का सवाल है, योद्धा क्षेत्र से शुरू होकर प्रत्येक क्षेत्र को भी 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। भले ही एक राक्षसी जानवर सबसे निचले स्तर का सबसे निचला ग्रेड हो, फिर भी वह प्रथम ग्रेड योद्धा क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के समान स्तर पर होगा। यह कुछ ऐसा था जिसे लू मिंग अभी संभाल नहीं सकता था। लू मिंग पास में इंतजार कर रहा था। ली फेंग ने जो कहा था, उससे ली परिवार का सरदार ली फू आज साइमोफिस समुद्री डाकुओं को खत्म करने के लिए ली परिवार के स्वामी को नेतृत्व देगा। बेशक यह स्वाभाविक था कि ली फू लोगों के लिए खतरों को खत्म करने के लिए इतना दयालु नहीं था। उसका लक्ष्य इन वर्षों में साइमोफिस समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया माल था। जैसा कि उम्मीद थी, 100 से अधिक आकृतियां पर्वत वन में दिखाई दीं, जो तेज गति से साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। दुश्मन का हमला, पहाड़ की चोटी से एक जोरदार चीख गूंजी। इसके बाद संघर्ष की तीव्र चिल्लाहट हुई। यह समय है, लू मिंग हिलना शुरू हो गया। उसने ड्रैगन सर्प कदम का उपयोग करके पर्वत वन को पार किया। वह तेजी से साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे के पिछले सिरे पर पहुंचा। वहां एक छिपा हुआ मार्ग था जिसने उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की अनुमति दी। यह साइमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे के पिछले सिरे पर पहुंचा। वहां एक छिपा हुआ मार्ग था जिसने उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की अनुमति दी। यह साइमोफिस समुद्री डाकुओं ने खुद के लिए छोड़ा गया भागने का रास्ता था। अगर कभी ऐसा दिन आया जब वे अपने दुश्मन की प्रगति को रोक नहीं पाए, तो वे वहां से पीछे हट सकते थे। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिले। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ चैनल पर।